Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से आपका क्वेश्चन आंसर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने स्टेट 45 जीएस के जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन वो लेकर आया हूं। आज हम लोग इसमें देखेंगे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन सही होता है, 3 ऑप्शन गलत होते हैं। जो गलत दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं, उनकी क्या आवश्यकता थी गलत देने की, क्या संभावनाएं हो सकती हैं उनमें सही आंसर देखने की, उन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे मित्रों, मेरे बच्चों, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष। देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आया है वो क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश सिचुएटेड बिटवीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है। सबसे पहले मैं आपको स्वाभाविक बता दूं, अक्षांश और देशांतर किसी भी देश के हम तब पढ़ते हैं या इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें उस देश की वास्तविक अवस्थिति के बारे में जानकारी हो, ताकि हमें उस देश में होने वाले समय या उस क्षेत्र के समय की गणना हम कर सकें। तो चूंकि हमारे सामने या हमारे समक्ष जो दिया गया है वो उत्तर प्रदेश दिया है, तो आइए मित्रों, उत्तर प्रदेश के एक बार हम थोड़ा सा मैप को देख लें। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश कुछ इस तरह से जो है बना हुआ हमें दिखाई देता है। ऐसे करके कुछ बना हुआ हमें जो है उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। ऐसे करके ये कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश निर्मित है या उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है हमें बना हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अक्षांश की। अक्षांश के माध्यम से हम किसी भी स्थान के क्या करते हैं, किसी भी स्थान की अवस्थिति को निकाल सकते हैं, किसी भी स्थान की अवस्थिति को निकाल सकते हैं। जबकि देशांतर के माध्यम से हम कहीं भी होने वाले समय के जो अंतर है या समय का जो अंतराल है उसके बारे में चर्चा कर पाते हैं या समय अंतरालों को हम समझा पाते हैं। तो अक्षांश और देशांतर से यही दो चीज़ें जो हैं क्लियर हो पाती हैं। तो आइए समझे क्या है। उत्तर प्रदेश का अक्षांश यहाँ लिखा है 23 डिग्री 52 मिनट लैटिट्यूड से 31 डिग्री 28 मिनट लॉन्गिट्यूड फ्रॉम 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट। एक पॉइंट तो ये दिया है। दूसरा दिया है 23 डिग्री नॉर्थ से 31 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री से 84 डिग्री। ये दिया तो है लेकिन ये पूर्ण नहीं है। ये क्या है, ये पूर्ण नहीं है। अच्छा, पहला वाला क्या है, वो पूर्ण है, कंप्लीट है, मतलब ये इनकम्प्लीट है। सेकंड क्या है, 22 से तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश का अक्षांश, ठीक है। ऑल ऑफ दिस नहीं भाई, कभी भी किसी देश का एक ही अक्षांश होता है, एक ही देशांतर होता है, ऑल ऑफ अबव नहीं होता है। तो मित्रों, इसमें जो सबसे पहला उत्तर है, जो फर्स्ट वाला है, वो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के लिए, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। इधर से देखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो सही है। तो आपका जो ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूड है अक्षांश का उत्तर प्रदेश का। और 77 3 से 84 39 ये जो है हमारे उत्तर प्रदेश का देशांतर है। ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है, देशांतर है, माने ये समय अंतराल का विषय इसमें बताया गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये पहला आंसर जो है एकदम सटीक और क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारा ये कहता है, उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम की सीमा कितनी किलोमीटर की है। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की है। तो आइए मित्रों, एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखें, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी कुछ इस तरह से आपको दिखता है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी का जो क्षेत्र है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ऐसे करके हमें यूपी का रीजन दिखता है, ऐसे करके, ऐसे। ये उत्तर प्रदेश का आपको क्षेत्र दिख रहा है, उत्तर प्रदेश। अब चूंकि जो चर्चा की गई है वो किस तरह से है, ये है पूरब का क्षेत्र। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग ये वाला जो रीजन पड़ेगा, ऐसे ये वाला जो रीजन पड़ेगा वो ऐसे पड़ेगा, ये हमारा पश्चिम का क्षेत्र पड़ेगा, पश्चिम का क्षेत्र। तो पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो लगभग 650 किलोमीटर के लगभग है। और अगर यही हम बात करते हैं, मान लीजिए कि अपने ये तो हमारी लंबाई वाला हिस्सा हो गया। अगर हम ऐसे ही चौड़ाई के हिस्से की बात करें, चौड़ाई के हिस्से की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए, तो जो चौड़ाई के हिस्से पे होगा वो लगभग जो दूरी होगी वो 240 किलोमीटर की होगी, किलोमीटर की दूरी होगी। और ये 240 जो किलोमीटर है ये हमारा चौड़ाई के हिस्से से है।
240 किलोमीटर क्या है, किलोमीटर चौड़ाई के हिस्से से है। तो यहाँ चूंकि हमसे पूछा क्या गया था कि पूरब पश्चिम लंबाई तो 650 होना चाहिए, इसमें करेक्ट आंसर जो है। और अगर चौड़ाई की बात करते हैं मान लीजिए तो 240 होता, तो यहाँ पे 650 ऑप्शन में आपको दिख रहा। तो ए वाला ऑप्शन जो है, सॉरी बी वाला जो ऑप्शन है बच्चों, वो बिल्कुल सही है। देखिए बी ऑप्शन जो आपके सामने मिल रहा है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो बी के साथ में आप जाएंगे और बी क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि बी आपको जो है क्लियर हो गया है, बी तक बातें आपको समझ में आ गई हैं मित्रों। अब हम बात करते हैं अपने अगले बिंदु की। जो हमारा अगला बिंदु है, हमारा अगला बिंदु क्या कहता है, अगला बिंदु कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। अब देखो यहाँ पे क्या है, मतलब ये चौड़ाई की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या जो है चौड़ाई का हिस्सा है नॉर्थ से लेके साउथ तक, माने उत्तर और दक्षिण के बीच में क्या दूरी है, क्या दूरी है। तो हम दूरी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगभग कई आंकड़े दिए हैं, 210, 225, 240, 260। अभी चूंकि मैंने पीछे की स्लाइड में आपको बताया कि सर 240 जो है वो हमारा उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, दक्षिण का जो विस्तार है वो 240 किलोमीटर है। वो 240 किलोमीटर तक क्या है, विस्तृत है या विस्तार जो है वो फैला हुआ है। तो ये विस्तार है या विस्तृत जो क्षेत्र जो है ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बातें जो है स्पष्ट हैं। सी ऑप्शन जो है क्या है, वो क्लियर है। 240 किलोमीटर की दूरी जो है ये स्पष्ट एकदम क्लियर है। उम्मीद है मित्रों यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई हैं, यहाँ तक की बातों में आपको कोई डाउट नहीं होगा, सेशन एकदम क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए आंसर जो हमें चाहिए था 240, वो 240 हमें मिल गया कि हाँ सर 240 ही जो है इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर मान लो जैसे मैं आपसे एक बात करना चाहूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लंबाई मतलब पूरब पश्चिम का मान लो पता है लंबाई इतना है, उत्तर दक्षिण की लंबाई नहीं पता है। तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे होता क्या है कि आप लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया होता है। लंबाई हमें 650 पता है, चौड़ाई नहीं पता है, और पूरा क्षेत्रफल 243,928 ये पता है किलोमीटर स्क्वायर में, ये पता नहीं पता है। तो आप b बराबर अगर कहें तो 243 और 928 बटे जो है 650 करेंगे तो भी जो है लगभग आंकड़ा 240 के आसपास ही आएगा। मतलब ये जो एक मैथ का फार्मूला है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, इस आधार पे अगर आप करना चाहेंगे तो लगभग उम्मीद है मित्रों आप यहाँ पे भी आंसर इसको निकाल पाएंगे। तो ये गलत नहीं होगा, आप अगर करना चाहें तो यहाँ भी जो है ये आंसर आ जाएगा, तो ये भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हैं, यहाँ पे कोई डाउट आप सबको नहीं हो रहा होगा। तो अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर एसटी का अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे प्रेजेंट, ठीक है, फ्रॉम द उत्तर प्रदेश केम इन टू बींग। निम्नलिखित में से किस दिन उत्तर प्रदेश के वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया है। उत्तर प्रदेश का जो स्वरूप है वो किस दिन जो है वर्तमान में अस्तित्व में आया है। आपके सामने जो है कई ऑप्शन दिए हैं। 24 जनवरी 1950 है, 1 नवंबर 2001 है, 9 नवंबर सन 2000 है, 1 नवंबर 1966 है। क्या है इसका करेक्ट आंसर मित्रों। तो देखो उत्तर प्रदेश जो है वर्तमान रूप में जब अस्तित्व में आया है तो वो उसका जो डेट है वो 24 जनवरी 1950 है। क्या डेट है, 24 जनवरी 1950 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। आइए एक बार थोड़ा इसको समझ लेते हैं। समझते कैसे हैं, देखिए समझते ऐसे हैं, मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश को समझने के लिए थोड़ा सा हम ये दिमाग लगाएंगे कि जब ब्रिटिश हुकूमत जो है हमारे भारत देश में पहली बार आई थी तो ब्रिटिश हुकूमत ने सबसे पहले भारत के किन क्षेत्रों में शासन किया था और कहाँ पे कैसे कैसे वो क्या क्या शासन क्षेत्रों में वो लेके आ पाए हैं और उन्होंने क्या शासन कैसे किया। देखिए उन्होंने किया क्या कि ब्रिटिश हुकूमत सबसे पहले कलकत्ता में, फिर चेन्नई में, फिर मद्रास में, इन जगहों पे तो शासन कर लिया था। इन जगहों पे अपनी उन्होंने प्रेसिडेंसी बना दी थी और इन जगहों पे प्रेसिडेंसी बनाने के बाद में 1858 के समीप या 1858 के लगभग जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो उत्तर प्रदेश की तरफ उसने बढ़ना प्रारंभ किया और यूपी के क्षेत्रों को उसने यूनाइटेड प्रोविंस जैसी संज्ञा दे दी थी। अब 1858 में यूनाइटेड प्रोविंस बन गया था। 1858 से लेकर और 1921 तक जो है अगर मैं कहूँ तो ये उस समय जो राजधानी का विषय था वो आगरा में ही था। फिर 1921 से लेकर 1926 के विषय में ये चला गया इलाहाबाद, जिसे आज वर्तमान में हम संशोधित रूप में प्रयागराज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं।
अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ कि 1926 के बाद से लेकर और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1937 शासन अधिनियम के तहत जो है बाद में इसकी राजधानी को लखनऊ में ट्रांसफ़र किया गया, लखनऊ बना दिया गया। और बाद में फिर क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 से 24 जनवरी 1950 से जब हम भारत देश के लोग ब्रिटिश चंगुल से पूरी तरीके से आज़ाद हो गए और हमारा खुद का अपना संविधान बन गया, हमारा अपना अपना निकाय बन गया, तो उस आधार पे 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से एक अस्तित्व में आया और उत्तर प्रदेश को एक राज्य की संज्ञा दी गई, एक राज्य की संज्ञा दी गई। जो राज्य की संज्ञा का जो विषय था वो ऑफिशियल तरीके से 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश, और यही वो समय है जब हम ये कह दें कि हमारे उत्तर प्रदेश में वही धनुष और दो मछली वाला जो है वाला एक प्रतीक चिन्ह भी बना दिया गया, जिससे यह संज्ञा स्पष्ट होती है। आप ये देखते हैं ना इस तरह से, ऐसे ये इस तरह से, और यहाँ से दो मछली वाला प्रतीक, और ये उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से लिखा रहता है, उत्तर प्रदेश शासन। तो आप जो इस तरह का प्रतीक चिन्ह देखते हैं कि इधर दो मछली है, बीच में धनुष है और तीन भाई गंगा यमुना नदियों के संगम का तहजीब सभ्यता दिखाता है, यही उत्तर प्रदेश है हमारा। और कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश जो है फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो डेट है वो 24 जनवरी 1950 है। मैंने जो प्रथम डेट है मित्रों वो जो है बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है कि अब ये थोड़ा, अब आपको ये इस तरीके से समझाने में थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या क्या रहा है। तो उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं, अपना अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश कहता क्या है, वॉट वॉज द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश नोन अर्लियर। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। भाई हम पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे। हमारे सामने जो कि चार ऑप्शन दिख रहे हैं, यूनाइटेड प्रोविंस है, नॉर्दर्न प्रोविंस है, अवध प्रोविंस है, आर्य प्रदेश है, क्या है। तो अभी मैंने कहा कि यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे पहले। 1858 के समय या अर्लियर टाइम में हम इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। क्या कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस। माने अवध क्षेत्र प्रांत में कई रीजों में ये संयुक्त जो है प्रांत कहा गया। अगर आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं तो आप हिंदी में इसे संयुक्त प्रांत कहेंगे, संयुक्त प्रांत की आप इसको जो है संज्ञा देंगे। तो संयुक्त प्रांत अगर आप कहते हैं तो मैं समझता हूँ ये जो है उचित है, और पहला जो ऑप्शन है वो क्या है आपके लिए बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर है। तो फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर मित्रों। अब हम बात करते हैं अगला। देखिए हमारा प्रश्न, अभी मैं आपको इसका आंसर बताया हूँ कुछ क्षण पहले ही कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, 2,49,411, 2,40,928, 1,13,454, 3,25,425। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो 2,40,928 किलोमीटर है। तो मैं समझता हूँ कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, और बी ऑप्शन जो है मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। तो मित्रों यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बी बिल्कुल जो है वो सही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम देखिए, थोड़ा यहाँ डिटेल में बात कर लेते हैं अब थोड़ा समझने के लिए। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है मित्रों, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 2,40,928 किलोमीटर है। ये है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ये है यूपी का पूरा क्षेत्रफल है ऐसे। अब इस क्षेत्रफल में क्या है कि हम देख पा रहे हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर जो है एरिया आया था। फिलहाल इससे में कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम कहें तो क्षेत्रफल दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का पूरे हमारे भारत में जो है वो चौथा स्थान है। वो क्या है, वो चौथा स्थान है। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश में पहला, मतलब भारत में हम पहला स्थान कहें तो पहले स्थान पे भारत का राजस्थान क्षेत्र, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और फिर हम संज्ञा देंगे उत्तर प्रदेश को, अच्छा, अब चूंकि उत्तर अब चौथा हो गया, पहले पांचवा हुआ करता था, एक जमाना था आंध्र प्रदेश को लेकर, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से कट के जो है वो अलग हो गया, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बन गया, इसलिए जो है अब उत्तर चौथे पे आ गया। अच्छा, एक और कंडीशन हम अगर देखेंगे तो पहले भी क्षेत्रफल यूपी का भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ करता था, एक समय था 2,43,240 की जगह 243 हुआ करता था कभी कभी, ठीक है। तो 3 साढ़े 3 लाख के लगभग कम है। तो अगर हम ये कहें कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से ही एक हिस्सा कट के बना है उत्तराखंड,
और 13 जिलों वाला प्रदेश है ये उत्तराखंड। और यूपी में पहले 88 जिले थे, तो 88 में 13 चले गए, अब 75 है। तो उत्तर प्रदेश में अब जो है वो केवल 75 जिले ही रह गए। 18 मंडल और 75 जिलों वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, एक विशाल क्षेत्र माना जाता है इसका। तो इसका फिलहाल ऑप्शन जो है वो क्या है, बी है। और आप कह सकते हैं इस हिसाब से चौथे नंबर पर है, आप देख भी पा रहे हैं। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर होंगी, यहाँ तक की बातें आप सभी को स्पष्टता समझ में आ रही हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले हिस्से को, अगले क्वेश्चन पे। देखिए मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी महाजनपद वर इन द उत्तर प्रदेश इन द 6th सेंचुरी। 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। आइए मित्रों इसकी बात कर लें, थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझ लें। देखिए, अगर हम बात करते हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का, 6ठी शताब्दी का, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। 16 महाजनपद बने थे। अच्छा, जो 16 महाजनपद बने थे उसमें अगर हम कहें, 16 महाजनपद जो हमारे बने थे अगर उसमें हम कहें, तो 16 महाजनपदों में ये प्रमाण था, कुछ ऐसा प्रमाण था। क्या प्रमाण था कि बौद्ध आगंतुर निकाय से ही इसका जो है यह उत्पन्न हुआ था। बौद्ध आगंतुर निकाय से यह उत्पन्न हुआ था, जहाँ से हमें एविडेंस मिलता है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 जो हैं, 8 कहें, 8 महाजनपदों का प्रमाण है। 8 महाजनपदों का प्रमाण मिला है। अच्छा, कुछ महाजनपद जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो जैसे हमारा पंचाल है, अहिच्छत्र उसकी राजधानी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि वत्स है, कौशाम्बी का क्षेत्र है, ठीक है। जैसे अगर कहें बस्ती श्रावस्ती का रीजन है, कौशल श्रावस्ती का क्षेत्र है। ये ऐसे जो क्षेत्र मिलते हैं तो वो लगभग 8 महाजनपदों के हिस्से में काउंट होते हैं। तो इसका आंसर जो है मित्रों वो 8 होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर है, जिससे थोड़ा और क्लैरिफाई हो पाएगा। यस, 8 इज द करेक्ट आंसर। एक बात और याद रखेंगे, अगर आज हम कहें वर्तमान में भारत की सीमा से कोई बाहर है, तो भारत की सीमा से जो बाहर है वो गंधार है। गंधार की राजधानी जो है वो तक्षशिला है, जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है। और बाकी लगभग 15 जो महाजनपद हैं वो हमारे भारत में ही हैं। और जिसमें सर्वाधिक जनपदों की अगर संख्या हम कहें तो वो उत्तर प्रदेश एक विशालकाय प्रदेश हमारा है, जहाँ पे 8 महाजनपदों के अवशेष आपको मिलते हैं। 8 महाजनपदों के अवशेष हम यहाँ से जान पाते हैं या हमारे ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तो मित्रों अब हम अगली बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अभी मैंने जस्ट एक क्वेश्चन के पहले ही आपको ये बताया था मैंने, ठीक है। अभी जो मैं इसके पहले दूसरा क्वेश्चन बताया था वही था ये। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया इन द टर्म ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। 4 ऑप्शन में कहता है सेकंड है, फर्स्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, क्या स्थान है। तो मुझे उम्मीद है इसका आंसर जो है 4 होगा। अभी मैं आपको बताया कि भाई राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी के बाद में ये चौथे नंबर पे आता है, तो फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर एक बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश, एक बार देख लें मित्रों, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला है। और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से ये चौथे पोजीशन पर है या चौथे स्थान पर है। तो आप इसको फोर्थ पोजीशन ही बताएंगे इस तरीके से, ऐसे। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर, मुझे उम्मीद है कि सी वाला जो है बिल्कुल आप सभी सी से पूरी तरीके से सहमत हैं। सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। जब तक आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ में जुड़ा था तब हम उस समय 5वें नंबर पे थे, लेकिन चूंकि तेलंगाना 2 जून सन 2014 को अलग हो गया, आंध्र प्रदेश के हिस्से हो गए 2, आंध्र प्रदेश अलग है, तेलंगाना अलग है, इसलिए अब हम चौथे नंबर पे आ गए। तो हमारी थोड़ी सी वृद्धि हो गई, हम आगे बढ़ गए हैं।
अब हम बात करें मित्रों, तो इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन विच स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, विच स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया। अच्छा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य है या कौन सा स्थान है? तो मैं समझता हूँ मित्रों, इसमें तो हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सब जान रहे हैं। हमेशा माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री, वो कहते भी हैं कि लगभग 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों का मैं स्वागत करता हूँ या सम्मान है उनके प्रति। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो मैं सोचता हूँ जनसंख्या के दृष्टिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान तो है। तो सरकार को इसके ऊपर कुछ नियंत्रण और थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि कुछ नई ड्राफ्टिंग कमेटी भी आई थी, तो मैं समझता हूँ सरकार को थोड़ा सा इस पर जो है नियंत्रण रखना चाहिए कि जनसंख्या अगर नियंत्रित रहे तो हम सुख सुविधाओं का जो है भरपूर तरीके से हमारे जो लोग हैं उसको अवेल कर पाए और समझ पाए। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री टच द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। किन देशों की सीमाएं उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को छूती हैं? देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किन देशों की सीमाएं, कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को छूती हैं? तो आइए मित्रों इसको एक बार हम देखते हैं, जानते हैं। उत्तरी भाग की बात कर रहे हैं तो नेपाल है। आइए एक बार थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग हम पूरा जो है समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राज्य टच करते हैं, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है, कितने राज्य टच करते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे करते हैं, थोड़ा समझ लेंगे तो क्लेरिफाई हमारे दिमाग में हो जाएगा और हम समझ पाएंगे। आइए देखिए मित्रों, यहाँ अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश को ऐसे करके, तो ये कुछ इस तरह से हमें उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्र ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे करके ये दिख रहा है। ऐसे मान लीजिए ये आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है मित्रों। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो आप यहाँ देखते हैं इस पॉइंट पे सबसे पहले हमें दिखता है हिमाचल प्रदेश। क्या दिखता है? हिमाचल प्रदेश। ये ऐसे माने ये एक राज्य हो गया, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। इधर थोड़ा सा आते हैं इस साइड से ऐसे, और अगर यहाँ पे भी अगर ऐसे कहें ऐसे, तो ये हिस्सा टच करता है हरियाणा से। ये क्या है? हरियाणा। इसी के इर्द गिर्द चारों तरफ अगर हम कहें तो एक और हमारा जो है प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम कहते हैं दिल्ली। क्या कहते हैं? दिल्ली। तो ये दिल्ली, ये हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश, ऐसे करके है। यहाँ पे आते हैं तो ये हिस्सा हो जाता है राजस्थान, ऐसे ही, ठीक है। यहाँ अगर इस हिस्से की बात करते हैं, ये हिस्सा हो जाता है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश हो जाता है। अब हम यहाँ की बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ तो ये जो चार हिस्से में इसका से बटा हुआ है, तो यहाँ से भी हमारा एमपी का ही हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा भी यहीं पर है। इधर मध्य प्रदेश से अगर निचले क्षेत्र पे हम देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ आपका जो है छत्तीसगढ़ का जो बाउंड्री लाइन है वो, और यहाँ बगल में ही कहें तो ये बगल में झारखंड का भी क्षेत्र सीमा साझा करता है। इसके इस साइड में अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ आप देखते हैं बिहार प्रांत है, बिहार राज्य है। और ये एक छोटा सा यहाँ बचा हुआ क्षेत्र अगर कहें मित्रों इस तरह से हम, तो इसे हम कहेंगे उत्तराखंड। वही जो मैंने बताया ना कि 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ है। और यहाँ से अगर बात करें जिसमें बलरामपुर बहराइच वाला बॉर्डर वाला रीजन है, महाराजगंज, ठीक है। तो ये है नेपाल इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में ये हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ये जो है कुछ, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा। ये इस तरह से सीमाएं जो हैं बना रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिफाई आपको होंगी, क्लियर होंगी। कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश का सरोकार है हमारे यहाँ।
तो आइए थोड़ा इसको नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबर में ये 1 नंबर जैसे हमारा ये हो गया, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और एक नेपाल की सीमा 10। देखिए, अगर हम समझें तो उत्तर प्रदेश लगभग 10 क्षेत्रों से अपनी अपनी सीमाएं बना रहा है। इंटरनेशनल बाउंड्री अगर कहें तो नेपाल से बनती है, वो संख्या 1 है। यूनियन टेरिटरी में कहें दिल्ली, तो वो 1 है। अगर इसको 2 को छोड़ दे, 10 में 2 गए तो 8 बच गए। तो ये 8 जो है राज्यों से हमारी जो सीमाएं हैं वो साझा होती हैं पूरी तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का स्टेप, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नेपाल आप देख रहे हैं क्या है, उत्तरी भाग को छू रहा है। अच्छा, दिशा को थोड़ा एक बार देख लें, चूंकि जो दिशा बताया गया बेटा ना, तो ये वाला जो है दिशा नॉर्थ है, ये वाला दिशा जो है वो साउथ है। अगर हम ऐसे कर लें, ऐसे करके ये दिशा ईस्ट हो जाता है, और ये वाला डायरेक्शन जो है वो वेस्ट है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी को, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ये इस तरह से जो है डायरेक्शन जो है ये बनाता है ऐसे। तो अब मुझे स्पष्ट है कि आपको ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आई होंगी मित्रों। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए, आप उस मैप को अगर देखेंगे तो देखकर भी बता पाएंगे, मुझे उम्मीद है, और फिर गलती नहीं होगी। अब देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, आप सब जो है इसको मतलब बताएं, या फिर आप देखेंगे तो कहेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉलोइंग ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से उत्तर पूरब की पूर्वी सीमा, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन सी है। देखो, पूरब सीमा की बात कर रहे हैं, पूरब में कौन सा हिस्सा पड़ेगा, वेस्ट बंगाल बिहार है, कि अगर अगली बात करें हम लोग नेपाल और तिब्बत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड या मध्य प्रदेश है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है मित्रों, वो देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप देख पा रहे हैं वो बिहार और क्या नाम है, झारखंड का रीजन है, जो कि पूरब में है। अभी आइए देखिए मैप के अकॉर्डिंग, यहाँ आप देख भी पा रहे हैं ना कि ये देखो, यहाँ पे ये बिहार है और ये झारखंड है। तो ये दोनों हिस्से किस साइड में आ रहे हैं, ईस्ट में आ रहे, नहीं आ रहे हैं। तो यही अभी देखो मैंने यहाँ पे बताया, पूछा आपसे, तो इसका आंसर क्या आ गया था ये। तो अभी पीछे मैप मैंने बना के दिखाया, तो मैप को ही मैं यहाँ के लेकर आया हूँ। तो आप देख रहे हैं कि बिहार और झारखंड का जो रीजन है ये पूर्वी सीमा जो है बनाता है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर आज हमारा है इसका, वो क्या है, सी है। तो पूर्वी सीमा ही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मित्रों, उम्मीद है कि यहाँ का जो सेशन है, अभी तक का जो हिस्सा है, वो आप सभी को क्लियर होगा, स्पष्टता अच्छे समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। मित्रों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रिहंद है, उर्मिल है, राजघाट है, या रामगंगा है। तो कौन सा बांध है उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा बांध है, रिहंद है, उर्मिल है, राजघाट है, या रामगंगा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, रिहंद बांध होगा। आइए आपको मैं बता दूं, देखिए रिहंद बांध को लेकर बात करें अगर हम, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। एक बात, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, और यह जो बांध है वो कहाँ पड़ता है, यह बांध पड़ता है सोनभद्र में। यह बांध पड़ता है कहाँ पे, सोनभद्र में। और सोनभद्र कहाँ है, सबसे अगर हम कहें, अगर आप इसे कहना चाहें तो दक्षिण पूर्वी हिस्से पे आप इसको कह सकते हो, दक्षिण पूर्वी हिस्से के लास्ट पे, या दक्षिण ही आप कह दें, दक्षिण ही कहना उचित होगा। ये वहीं पड़ता है सोनभद्र में। सोनभद्र को रॉबर्ट्सगंज रॉबर्ट्सगंज ऐसी भी संज्ञा दी जाती है। चुनार चौपन जैसी चीज़ें यहाँ पे हैं, और ज़्यादातर माइंस की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। अच्छा, वहीं पर गोविंद सागर पंच करके एक जो है एक ये कहते हैं ह्यूमन मेड की एक मानवीय झील भी है वहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हमारा हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरेनियम इज अवेलेबल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में उपलब्ध है। तो अगर हम यूरेनियम की बात करें तो जैसे आप देख पाते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है, आपने सुना होगा ललितपुर। क्या सुना है, ललितपुर। अब ललितपुर क्या करता है, पूरी तरीके से कवर्ड है किससे, मध्य प्रदेश की सीमा से, और है किसमें, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो यहीं पर जो है वो यूरेनियम
यूरेनियम 92, यूरेनियम 236 या 238 के कंटेंट को आप देखते हैं तो ये लगता है यूरेनियम में। तो यूरेनियम इसका परमाणु बम वगैरह बनाया जाता है, काफ़ी यूजफुल है। तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। मित्रों मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है डी के साथ में जाएंगे तो डी करेक्ट होगा। बिल्कुल डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश यूरेनियम के लिए जो सही उपलब्ध है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम है। ये बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, यहाँ तक की चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो फिरोजाबाद की कभी बात आती है तो हम ये कहें फिरोजाबाद शहर, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद हमेशा कांच के लिए, किसके लिए फेमस है, कांच, कांच के उत्पाद के लिए, कांच के उत्पाद के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए। अब कांच की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है तो कांच की वस्तुओं की अगर हम बात करें तो टॉय, बैंगल, शू एंड कारिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैंगल। माने कांच की चूड़ियों के लिए जो है फिरोजाबाद काफ़ी पॉपुलर है। तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बैंगल्स होगा, माने बी। तो कांच की चूड़ियाँ जो हैं यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं। तो मित्रों मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर समझ में आया है। अच्छा अब हम अगली बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सैयद सालार मेला जो है कहाँ पे आयोजित किया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने एक आपको पढ़ाया था चैप्टर, मुझे याद है, जिसमें फेस्टिवल एंड फेयर मैंने पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ कौन कौन से मेले लगते हैं। जैसे अगर हम देवा शरीफ का मेला कहें, जैसे नीम सार या नैमिषारण का मेला कहें, जैसे शीतला माता मेला कहें, जैसे धौपाप मेला कहें, जैसे बिजेथुआ मेला कहें, तो ये सब ऐसे हमारे यहाँ मेले हैं जो बड़े पॉपुलर हैं। उन्हीं मेलों में से एक और मेला आपके सामने इस समय प्रस्तुत है या क्वेश्चन के फॉर्म में है कि वेयर इज ऑर्गेनाइज सैयद सलार फेयर। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, गोरखपुर, लखनऊ, बहराइच और बाराबंकी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा बहराइच डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा सही। ठीक है, तो अगर हम कहें मित्रों सैयद सलार मेला, सैयद सलार मेला जो है ये कहाँ है, बहराइच में है। ये कहाँ पे है, ये सैयद सलार मेला जो है ये कहाँ है, ये बहराइच में है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो क्या है, बहराइच। बहराइच के पास में सैयद सलार मेला लगता है ये। ठीक है। अच्छा जैसे अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लखनऊ महोत्सव मेला लगता है। यहाँ पे क्या लगता है, लखनऊ महोत्सव, ये मेला के रूप में है। जैसे आप बाराबंकी जाएंगे, बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है। क्या लगता है, देवा शरीफ का मेला लगता है। ठीक है, तो इस तरह के मेले जो हैं प्रसिद्ध हैं इन क्षेत्रों में, लखनऊ में भी आपको देखना, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में ये। तो ऐसे मेले जो हैं कई जगहों पे लगते हैं जो काफ़ी जो है क्या है, पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है। अगला हम देखेंगे हु वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। शाह मोहम्मद सुलेमान है, बिंदु भूषण मलिक हैं, इकबाल अहमद हैं, कमलाकांत वर्मा है। तो इसका जो सही आंसर है वो बिंदु भूषण मलिक साहब होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है बी। ठीक है, आइए मित्रों इलाहाबाद की अगर हम बात करें या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें, हम यहाँ क्या देखते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो निर्माण हुआ था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था उस समय ही, 1862 से लेके 1865 के बीच में। क्योंकि 1862 में ही इलाहाबाद ये जो मतलब उच्च न्यायालय बना दिया गया था वो पहले आगरा में स्थापित था। क्योंकि आगरा हमारी उस समय राजधानी थी तो आगरा स्थापित था। और बाद में 4 साल बाद हम ये कह दें कि 1865 और 66 के दौरान, 65 और 66 के दौरान, ठीक है, यह जो व्यवस्था थी वो कहाँ पे आ गई, ये व्यवस्था आ गई हमारी प्रयागराज में, या वर्तमान में जिसे हम प्रयागराज कहते हैं या ओल्ड नेम में हम कहें तो इलाहाबाद कहते हैं। तो इलाहाबाद में यह व्यवस्था आ गई थी। ठीक है, ये तो इस तरह से यह व्यवस्था जो है यहाँ पे प्रभावित हुई है या यह व्यवस्था यहाँ पे जो है
अच्छे से आ गई है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें स्पष्टता जो है वो क्लियर होंगी। तो अच्छा, और हाँ, एक जो बात कर रहे थे, पहले जो जस्टिस थे स्वतंत्रता के बाद में, वो बिंदु भूषण मलिक साहब थे। कौन थे? बिंदु भूषण मलिक साहब थे। तो बिंदु भूषण मलिक साहब जो हैं ये सबसे पहले उस समय थे। अच्छा, इलाहाबाद अगर हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे मैं सोचिए, जो कि एक्यूरेट में नहीं बता पाऊंगा मित्रों, लेकिन लगभग 155 के आसपास वहाँ जजेस हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है, बाकी सभी अन्य न्यायाधीश होते हैं। इलाहाबाद का एक खंडपीठ भी बनाया गया है जो लखनऊ में है, यहीं पॉलिटेक्निक चौराहे के बगल में ही, कमता के पास में ही है कह सकते हैं। तो वहाँ पे हाई कोर्ट है, जहाँ पे लगभग इस समय 63 से 73 जजों की संख्या है, नियुक्त हैं। बाकी जो जजेस हमारे हैं वो क्या है, इलाहाबाद में जो रियल हाई कोर्ट वहाँ पे, यहाँ खंडपीठ है, वहाँ पे यहाँ बेंच है, वहाँ पे एक्चुअल है। ठीक है। तो अच्छा, इनकी संख्या भी जब रिटायरमेंट के बाद में 62 साल बाद हट जाते हैं, तो जो नए आते हैं फिर वो अंकित रहते हैं उस पर। तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मित्रों हम बात करें अगले प्रश्न की। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज गॉट अ सेकंड प्लेस ऑफ द क्लीन एयर सर्वे 2023। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश को किस जिले के उत्तर प्रदेश के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज या बनारस? कौन सा जिला है जिसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? जिसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है? आगरा है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? आगरा है। तो हम कह दें कि स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2023 ईस्वी में आगरा को द्वितीय स्थान प्राप्त है। द्वितीय स्थान प्राप्त है। तो ये जो करेक्ट आंसर है इसका वो क्या है? आगरा है। तो ए ऑप्शन जो है मित्रों वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए के साथ जो भी बच्चे हमारे जा रहे हैं, ए जो किए होंगे वो सही है। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या कि रिसेंटली द इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हैज डिसाइडेड टू ओपन द फूड प्रोसेसिंग सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हाल ही में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश के किस जिले में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है? वाराणसी में लिया गया है, कानपुर में लिया गया है, लखनऊ में या गोरखपुर में? क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो हाल ही में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में खाद्य प्रसंस्करण खोलने की बात की है? खाद्य प्रसंस्करण खोलने की बात की है। फूड प्रोसेसिंग सेंटर की कहाँ पे ओपन की बात की? बनारस, कानपुर, लखनऊ एंड गोरखपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चा? गोरखपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। क्या है? गोरखपुर। तो गोरखपुर में सरकार ने ये बात कही है। कहाँ? गोरखपुर, गोरखपुर में ये बात कही है। ठीक है, किसके लिए? खाद्य प्रसंस्करण केंद्र को खोलने के लिए बात की गई है। कहाँ बात की गई है? गोरखपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी वाला है। तो डी बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब मित्रों अगर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तंजानिया और सऊदी अरब द्वारा 800 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की गई है? देखिए क्या बात कह रहा है। कह रहा है कि तंजानिया और सऊदी अरब द्वारा 800 करोड़ की निवेश करने की घोषणा की गई है। किस औद्योगिक प्राधिकरण के द्वारा है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या गाजियाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कौन सा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जहाँ पे तंजानिया, जिसकी कैपिटल डोडोमा है, और सऊदी अरब माने रियाद है, जहाँ से 800 करोड़ का निवेश करने की बात कही गई है? क्या है इसका करेक्ट उत्तर? तो मित्रों इसका जो करेक्ट उत्तर है वो जीकेपी गोरखपुर होना चाहिए। गोरखपुर ही, यस गोरखपुर देखिए करेक्ट आंसर है। अभी गोरखपुर ये कह दें औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बात की है। किसने? गोरखपुर। क्या हम कहें? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ने यहाँ पे ये बात कही है। क्या बात कही है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ये बात कही है।
ठीक है, कितने की बात कही है? ये बात कही है 800 करोड़ रुपए की। तो 800 करोड़ को इन्वेस्ट करने की यहाँ बात हुई है। तो अगर 800 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा निवेश होगा गोरखपुर के लिए, और बहुत ज़्यादा लोगों को इस उद्योग धंधे से या उद्योग के बिजनेस से लाभ मिलेगा, या यहाँ के लोग क्या होंगे, ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप सबको स्पष्ट हैं, यहाँ तक की बातें आप सबको क्लियर हैं। आइए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? रिसेंटली विच country university has signed an agreement of बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? जापान के देश ने किया है, थाईलैंड ने किया है, साउथ कोरिया ने किया है, या यूएसए ने किया है? तो किसने जो है अभी हस्ताक्षर किए हैं, आपको बताना है किसका हस्ताक्षर जो है मान्य किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थाईलैंड है। अभी थाईलैंड ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है, BBAU बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से थाईलैंड की अगर हम कैपिटल कहें तो थाईलैंड कैपिटल क्या है? बैंकॉक इसकी कैपिटल है, बैंकॉक। ठीक है, ये थाईलैंड की कैपिटल है। और थाईलैंड वो सफ़ेद हाथी वाला देश है जो इन्होंने अभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से टाई किया है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ज्ञान की पढ़ाई के रिगार्डिंग ही। तो अगली बात करते हैं मित्रों, हमारा जो अगला प्रश्न है आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया हैज़ साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिग्नल्स सिस्टम बाय विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ एक कंप्यूटर पर आधारित इंटरलॉक सिग्नल प्रणाली की स्थापना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश? किस देश के साथ में अभी देखिए कंप्यूटर पर आधारित इंटरलॉकिंग सिग्नल प्रणाली की व्यवस्था की है? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड बांग्लादेश। इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो बांग्लादेश है। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा नीचे हो गया ये, मैं अगली बार इसको ऊपर रखूँगा। डी जो ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के साथ में ही अभी सरकार ने कंप्यूटर लॉकिंग की प्रणाली और कंप्यूटर लॉकिंग की जो व्यवस्था है उसके साथ में क्या किया है, एक सिग्नल को टाई की करने की बात कही है। ठीक है, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, माने बांग्लादेश जो है मित्रों वो क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला प्रश्न अब आपके सामने है, हु हैज़ बिकेम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ज्योति बासु साहब बने हैं, नवीन पटनायक साहब हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, या शिवराज सिंह चौहान जी हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का तो अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है तो इनको तो हम नहीं कह सकते हैं। शिवराज जी 3 कार्यकाल लगभग पूरे कर चुके हैं, चौथे में हैं इस समय, वो भी लगभग नहीं है। ज्योति बसु साहब ये सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं। तो सेकंड नंबर पे बचे हमारे नवीन साहब। तो देखें, माफ़ करिएगा, सेकंड, हाँ, फर्स्ट नंबर पे नवीन साहब हैं, सेकंड नंबर पे ज्योति बासु साहब हैं। भारत में दूसरे सबसे, अगर दूसरे की बात की गई है ना, फर्स्ट पे तो अगर हम कहेंगे तो ये हैं, लगभग 23 सालों का कार्यकाल, मतलब 5 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। और दूसरे सबसे लंबे कार्य सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ज्योति बासु साहब ही बने हैं। कौन है? ज्योति बासु साहब। तो इसका आंसर जो है वो ए है, ज्योति बासु साहब। नवीन पटनायक साहब जो है लगभग 23 साल का कार्यकाल दिए हैं। ज्योति बासु पश्चिम बंगाल से, नवीन पटनायक उड़ीसा रीजन से है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हमारा, जो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच एडिशन ऑफ हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट हैज ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लघु विमान शिखर सम्मेलन का कौन सा प्रसंस्करण आयोजित किया गया है? देखिए क्या है प्रश्न कहता है कि हाल ही में हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर का जो सम्मेलन है उसका कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तीसरा संस्करण है, 5वां संस्करण है, 7वां संस्करण है, या 9वां संस्करण है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो मित्रों, मध्य प्रदेश में जो संस्करण आयोजित किया है वो 5वां संस्करण था, अभी 5th नंबर पे था। क्या था? 5वां। तो हम ये कह देंगे 5th या 5वां जो है क्या है, समिट है, 5वां समिट है, जिसमें एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट एंड इसमें हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट की बात की गई है, स्मॉल एयरक्राफ्ट की बात की गई है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फिफ्थ है, पांचवा संस्करण है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में अगर आप जा रहे हैं, अगर आप बी ऑप्शन बता रहे हैं मित्रों, तो मुझे उम्मीद है कि बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ही क्या है इसका सही है। अब हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो आप सभी इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि यूरोपियन यूनियन हैज़ अनाउंस्ड ह्यूमैनिटेरियन एड ऑफ 7.6 मिलियन यूरोज ऑफ विच कंट्री। यूरोपीय संघ ने किस देश के लिए 7.6 मिलियन यूरो की मानवीय सहायता की घोषणा की है। यूक्रेन से की है, श्रीलंका से की है, पाकिस्तान से की है या अफगानिस्तान से की है। तो यूरोपीय संघ ने किस देश के लिए 7.6 मिलियन यूरो मानवीय सहायता की घोषणा की है। यूक्रेन, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो अफगानिस्तान है। क्या है करेक्ट आंसर, अफगानिस्तान। अगर हम कहें यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन की बात है, ने किस देश, तो वो देश अफगानिस्तान है। कौन सा है, अफगानिस्तान देश है। अफगानिस्तान देश के साथ में 7.6 मिलियन यूरो मानवीय सहायता की घोषणा की है। तो आंसर क्या है, अफगानिस्तान। अफगान राजधानी क्या है, काबुल है। ठीक है, खैबर पास पड़ता है यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा के पास, डूरन लाइन का हिस्सा भी है यहाँ पे। अब मित्रों आज के सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2023 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया है। आपके सामने ऑप्शन है 22 जून को, 22 जुलाई को, 23 जून को या 23 जुलाई को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों, वो करेक्ट आंसर हमारा क्या मिलेगा, 23 जुलाई को है। ठीक है, फिर एक बार हम देख लेते हैं। आइए, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रसारण, क्या बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण। अच्छा, राष्ट्रीय जो प्रसारण है ये हम ये कहें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, मतलब सूचना प्रसारण और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा भारत में प्रसारित किया जाता है, जिसके माध्यम से हम टेलीविज़न, दूरदर्शन की चीज़ों को देख पाते हैं और उसमें जो प्रसारण की गई वस्तुएं होती हैं, जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उनको क्या करते हैं, हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उसका दिवस हर साल मनाया जाता है, कब, 23 जुलाई को। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 23 जुलाई। वैसे भी जुलाई में बहुत ढेर सारे दिवस होते हैं, 23 एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मित्रों आज का जो सेशन है वो आप सभी को समझ में आया होगा। हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। 25 क्वेश्चन में सभी में 4-4 ऑप्शन थे, उन ऑप्शन को भी हमने देखा और उसे पूरा आपको समझाने और बताने का प्रयास किया। तो आज के लिए तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। मिलेंगे आपसे नए सेशन में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.